वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के पढ़ रहे थे और ये आधुनिक बिहार का इतिहास का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद यह मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार समाप्त हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार और उसके बाद मध्यकालीन बिहार, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। मध्यकालीन तो समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्राचीन बिहार का छोटा सा टॉपिक होगा, उसे भी हम लोग समाप्त कर देंगे। और इसके बाद बिहार की जो ये सिविक्स है, जैसे कि राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसको हम लोग एक वीडियो में या दो वीडियो में समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफिकल टर्म है, उसे भी समाप्त कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ उसमें जो कला संस्कृति ये सभी रहेंगे। उसके बाद छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। पहला है 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। कितने महीने की? 6 महीने की। 5 मई 1931 को गांधी इरविन सम्मेलन हुआ और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन हुआ। 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, ये सभी क्या हुए? तो बंदी बना लिए गए। मोतिहारी में गोली कांड हुआ। कहाँ पे? मोतिहारी में। जनवरी 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अनुदान के विरुद्ध हरिजनों ने गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार का आह्वान किया। ये शायद हम लोग पढ़ चुके थे, ऐसा लग रहा है हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिहार में उलेमा धर्माचार्य मुस्लिम लीग के समर्थक नहीं थे। इसके 2 कारण थे, एक मौलाना आज़ाद और इमारते शरिया के असहयोग आंदोलन के जुड़ाव के कारण। तो इसके 2 कारण थे, एक मौलाना आज़ाद और दूसरा इमारते शरिया के असहयोग आंदोलन में जुड़ाव के कारण। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुरिन थे, जिसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह थे। 1946 ईस्वी में राम जयपाल सिंह के नेतृत्व में पृथक राज्य की मांग की गई। राम जयपाल सिंह। 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत के गठन के कुछ ही वर्षों के बाद 1919 ईस्वी का भारत सरकार कानून लागू हुआ। भारत सरकार कानून 1919 ईस्वी के भारत सरकार कानूनों के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। कौन शासन? द्वैध शासन। बिहार में द्वैध शासन 29 दिसंबर 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 29 दिसंबर 1920 ईस्वी से। 1920 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय गवर्नर बने बिहार में। तो 1920 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। मंत्रियों की नगण्य शक्ति और नौकरशाही पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होने के कारण द्वैध जो शासन था वह असफल हो गया। द्वैध शासन की व्यवस्था को सुधारने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। तो द्वैध शासन की व्यवस्था को सुधारने के लिए साइमन आयोग का गठन हुआ। 1935 ईस्वी में पुनः भारत सरकार कानून के अंतर्गत प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। किससे? बिहार को उड़ीसा से। 1935 ईस्वी के कानून के तहत पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था हुई। पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था 1935 के भारत सरकार कानून के तहत। 1935 के कानून के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 ईस्वी में चुनाव कराए गए।
1937 के चुनाव में कुल 152 स्थानों में कांग्रेस ने 107 स्थानों पर चुनाव लड़ा और 96 स्थानों पर उसे विजय हासिल हुआ। 24 मार्च 1937 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, मगर श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण सिंह के इनकार करने के बाद राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और मोहम्मद यूनुस ने इसको स्वीकार कर लिया और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? बहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह, बहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरसहाय लाल। 7 जून 1937 ईस्वी को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को अपना त्याग पत्र दे दिया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता अमीना बानो बेगम, जिसे बी अम्मा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुंगेर में इस आंदोलन का प्रचार किया। साथ ही साथ 80,000 रुपये की रकम की चंदा की भी इकट्ठा की। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन में अमला मुखर्जी और कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रीमती भवानी मेहरोत्रा, श्रीमती गौरी दास, श्रीमती श्रियार दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रावती देवी, राम किशोरी देवी, विंध्यवासिनी देवी आदि महिलाओं ने क्या किया तो भाग लिया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पटना में गौरी दास के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लहराया गया। किसके नेतृत्व में? गौरी दास। जयप्रकाश नारायण की पत्नी और ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी ने स्वदेशी का प्रचार किया और उसके बाद वे जेल चली गई। 1946 ईस्वी में कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना की। किसने? प्रभावती देवी ने। साथ ही साथ गरीब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी मदद की। कौन? जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी, जो कि ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भवानी मेहरोत्रा, रामदुलारी सिन्हा, राम स्वरूपा देवी, कृष्णा देवी तथा रानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आशा सहाय ने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और नरसिंह कोर की सदस्य बनी। किसकी? नरसिंह कोर। 1946 ईस्वी में वे जापान से स्वदेश लौटी और महिलाओं को हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षण देती रही। मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य क्या किया जाएगा तो उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा, औपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च 1942 ईस्वी को स्टैंडफोर्ड क्रिप्स भारत आए। क्रिप्स मिशन को लेकर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स कहाँ पे आए? भारत आए। कब? 22 मार्च 1942 ईस्वी को। अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। कब? 9 अगस्त 1942 को।
31 जुलाई 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाकर अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष में छात्रों और युवकों को इकट्ठा किया। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक कहाँ पे बुलाई गई? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 31 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद रात्रि में 12 बजे 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। राजेंद्र प्रसाद को जिलाधिकारी WG ऑर्चर ने गिरफ्तार किया और उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया। कहाँ पे? पटना के बांकीपुर। राजेंद्र प्रसाद के गिरफ्तारी के विरोध में बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता का पद त्याग दिया। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। राष्ट्रीय झंडा लहराने के कारण जिलाधिकारी WG ऑर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया और 7 छात्र मारे गए, जिन्हें 7 शहीद के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर 7 शहीद स्मारक बन गया। क्या बना? 7 शहीद स्मारक। 7 शहीद स्मारक का शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों हुआ और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में हुआ। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल रहा। तो 12 अगस्त 1942 ईस्वी को अगले दिन देश में पूरी तरह से हड़ताल रहा। 12 अगस्त को कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सेवा को ठप कर दिया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुजफ्फरपुर, सीतापुर, भोजपुर, बेलसंड, दरभंगा, शाहाबाद, गया, कुर्था, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, धमदाहा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं भी घटी। जयप्रकाश नारायण ने युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए केंद्र और अखिल भारतीय और बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ता का निर्माण किया। 1943 ईस्वी के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किया गया, जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक कौन बने? तो सरदार नित्यानंद सिंह। आज़ाद दस्ता में शिक्षा, यातायात के साधनों की क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना, संचार के साधनों को नष्ट करना, साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों और औजारों का उपयोग, अग्निकांड के द्वारा सरकारी फाइलों का विनाश करना। आज़ाद दस्ता के बाद बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी आज़ाद दस्ता बना। तो आज़ाद दस्ता के क्या क्या काम थे? तो यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना, संचार के साधनों को नष्ट करना, साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों और औजार का उपयोग करना,
अग्निकांड और सरकारी फाइलों का विनाश करना, सरकारी पदार्थों और बारूद के द्वारा विस्फोट इस साथ ही साथ अग्निकांड और सरकारी फाइलों का विनाश, रासायनिक पदार्थों और बारूद के द्वारा विस्फोटों से मिलों और कार्यालयों आदि का विनाश करना। नेपाल के आज़ाद दस्ता के बाद बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी एक आज़ाद दस्ता का निर्माण हुआ। 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के गिरफ्तार होने के बाद यह जो आज़ाद दस्ता था वह काफ़ी शिथिल पड़ गया। सिवान थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हो गए। तो सिवान थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हो गए। सारण में जगलाल चौधरी ने थाने को जला डाला। चंपारण में पृथक सरकार बनाई गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और दिगवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। गया के कुर्था में झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। तो गया के कुर्था में झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने 13 अगस्त 1942 को गोली मार दी। किसे? ध्रुव कुमार को। बांका के अमरपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई और तिरहुत में 2 महीने तक जनता का शासन रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 15,000 से अधिक लोग क्या किए गए? तो बंदी बना लिए गए। 8,783 लोगों को सजा हुई और 134 व्यक्ति मारे गए, फांसी दे दिए गए या फिर गोली से मार दिया गया, जबकि 362 व्यक्ति घायल हुए। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हो गई और पहले प्रधानमंत्री कौन बने? क्लेमेंट एटली। और उन्होंने घोषणा किया कि भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जून 1948 ईस्वी तक पूरी हो जाएगी। भारत में सत्ता हस्तांतरण के नए प्रस्तावों को लेकर 1945 ईस्वी में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पीवी अलेक्जेंडर पर आधारित कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया। 1940 ईस्वी में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत की गई थी उसमें से एक भारतीय परिसंघ का प्रस्ताव भी था, जिसके घटक प्रांतों को स्वायत्त शासन के व्यापक अधिकार प्राप्त हुए थे। 1946 से 1947 ईस्वी में बिहार में बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए। किसके बीच? हिंदू और मुसलमानों के बीच। मुस्लिमों ने डायरेक्ट एक्शन डे का मनाने का फैसला किया, तो मुस्लिमों ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय लिया। 1946 ईस्वी में कलकत्ता में दंगे हुए, जिसका प्रभाव बांग्लादेश के नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा के रूप में मनाया गया। 1946 ईस्वी में भारत में आम चुनाव हुए। बिहार में कांग्रेस की अंतरिम सरकार का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ कब? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। और उनकी मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और दोनों बिहार के थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे
उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों बिहार के थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम और पहले मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। बिहार की आबादी के आधार पर बिहार जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। तो आबादी के आधार पर बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। 1952 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। 1952 ईस्वी के पहले आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1952 से 1967 तक के चुनावों तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही और इस अवधि में बिहार में पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि कार्य में काफ़ी प्रगति हुई। 1950 ईस्वी में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसके नेतृत्व में? कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में। कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में। 1956 ईस्वी में बिहार की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, जिसमें उत्तर बिहार के किशनगंज और दक्षिण बिहार के मानभूम और पुरुलिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल के राज्य में मिला लिए गए। तो मानभूम और पुरुलिया पश्चिम बंगाल के राज्य में मिला लिए गए। 1956 ईस्वी में तकनीकी, औद्योगिक और विश्वविद्यालय संस्थान खोले गए। तो 1956 ईस्वी में तकनीकी, औद्योगिक और विश्वविद्यालय संस्थान खोले गए। 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद विवेकानंद झा बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। 1963 ईस्वी में विवेकानंद झा को कामराज योजना के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और अगले मुख्यमंत्री बने वल्लभ सहाय। 1964 ईस्वी में रांची, हटिया तथा 1967 ईस्वी में जमशेदपुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच विनाशकारी दंगे हुए। 1966 से 1967 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। बिहार में भीषण अकाल कब पड़ा? 1966 से 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। 1967 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई और महामाया प्रसाद पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद। 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब? 1968 में। 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की करारी पराजय हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में निर्मित हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि एक समाजवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में 1974 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। तो चूँकि इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में, तो इसी कारण 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। 25 जून 1975 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। आंतरिक आपातकाल कब लागू हुआ? 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल के कारण बिहार में दमनकारी व्यवस्था उत्पन्न हो गई और समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा का आह्वान किया। तो इम्पोर्टेंट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1977 ईस्वी में बिहार के चुनाव में
एक भी सीट नहीं मिला और पहली बार जनता पार्टी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार का गठन किया और जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। तो 1977 ईस्वी में कांग्रेस को बिहार में चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला और पहली बार जनता पार्टी एक निर्णायक बहुमत के साथ सरकार का गठन किया और बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो कर्पूरी ठाकुर बने। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। 1978 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू करने के विरोध में छात्रों का जन आंदोलन हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू करने की प्रयास की, जिसके विरोध में छात्रों ने जन आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1979 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए एक मंडल आयोग की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिशों को 1989 ईस्वी में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू कर दिया और जिससे उच्च जाति बिहार सहित देश के सभी भागों में क्या हो गए? तो आंदोलित हो उठे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है मंडल आयोग। 1979 ईस्वी में बीपी सिंह की सरकार में क्या हो गया? मोहर लग गया, लागू कर दिया गया। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में बिहार सहित तमाम जगहों में सिख विरोधी दंगे हुए थे। चूँकि 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के ही एक बॉडीगार्ड ने, जो कि सिख था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इसी कारण 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के हत्याकांड के विरोध में बिहार सहित तमाम जगहों में सिख विरोधी दंगे हो गए। 1989 ईस्वी में भागलपुर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का विवाद में क्या हो गया? भयावह दंगे शुरू हो गए। 1989 ईस्वी के बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी दंगा नहीं रोक पाए। 1990 ईस्वी में बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। तो 1990 ईस्वी में बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने के विरोध में पटना सहित अन्य इलाकों में दंगे हुए। तो लालू प्रसाद यादव ने किसका रथ यात्रा रोक दिया था? लाल कृष्ण आडवाणी का, जिसके विरोध में पूरे देश में दंगे हुए थे। 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के विरोध में देशव्यापी दंगे हुए, लेकिन बिहार में क्या रही? शांति बनी रही। बिहार में शांति बनी रही। 1995 ईस्वी में एक बार फिर से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। तो 1995 ईस्वी में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1996 ईस्वी में चारा घोटाले में लालू यादव अभियुक्त बने और राबड़ी देवी, जो कि उनकी पत्नी है, वे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2005 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने चुनाव जीतकर एक नई सरकार का निर्माण किया और उसके मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। तो वर्ष 2005 में जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू और भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा के गठबंधन ने चुनाव जीतकर एक नई सरकार की निर्माण कर दी और नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन गए। वर्ष 2007 में बिहार में प्रथम वैश्विक सम्मेलन हुआ। 2007 से लेकर 2008 में पंजाब, महाराष्ट्र आदि जगहों पर बिहारी मजदूरों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। जिस प्रकार बिहारी मजदूर जाते थे दूसरे राज्य में कमाने के लिए, तो उनके साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जाता था, तो उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ।
2007 में वैश्विक प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। 2007 से 2008 में पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर बिहारी मजदूर के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। वर्ष 2010 में प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किया गया। तो वर्ष 2010 में बिहार में प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष बना। तो वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष बना। वर्ष 2014 में भाजपा को बहुमत मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो वर्ष 2014 में बिहार में भाजपा को बहुमत मिली और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पुनः बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। बीच में जनादेश का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया और जीतन राम मांझी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। तो हम पार्टी के हैं जीतन राम मांझी। तो बीच में ही जन आदेश का समर्थन प्राप्त करते हुए नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया और अगले मुख्यमंत्री बने हम के जीतन राम मांझी। वर्ष 2015 में आयोजित विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया और नीतीश कुमार एक बार फिर से पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये तो था हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास समाप्त हुआ। इसके बाद जो कुछ टर्म बच जाएंगे हम लोग उसको अगले टॉपिक में देख लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास की तरफ और यह बिहार का जो हिस्ट्री है जहाँ से 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं तो उसका पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। शेयर ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो बेनिफिशियल वीडियो है अगर आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप उसे बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।